Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all you on this Zoom platform today. So it's a great honor for we people here today that we have taken an initiative for this program, and it is about the mental health. As we all know that Kashmir is facing the crisis from last more than 30 years now, and now from last 1 year, because Kashmir has seen an entirely a different phase, a lockdown phase from last 13-14 months now, और जो एक इम्पैक्ट उसका पड़ा है, बिकॉज यू कैन इमेजिन जब 16-14 मंथ्स 15 मंथ्स बच्चे घर में बैठे हैं, बच्चे घर में, और ऑब्वियसली ये एक जहनी बीमारी का शिकार हो गए हैं. जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एक लॉन्ग टर्म पे चलता है तो ऑटोमेटिकली एक ट्रॉमा बच्चों में आ जाता है, बड़ों में आ जाता है, जो उनको ऑब्जर्व नहीं होता है. और आज बेसिकली हम उसी चीज पे बात करेंगे, उसी चीज को दोहराएंगे कि इनके असरात क्या हैं, किस तरीके से पेश आ रहे हैं. और एज एन, क्योंकि आई एम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम लास्ट, आई कैन से दैट फ्रॉम 25 years, और जब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बच्चे विक्टिम बने, जहाँ पे फैमिलीज विक्टिम बने वायलेंस के, तो किस तरीके से हमें उनके साथ डील करना पड़ता है. सो नो डाउट इट इज अ चैलेंजिंग टास्क, लेकिन हम अपनी लेवल पे काफी कोशिश करते आए हैं, कर रहे हैं कि एक उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे जहां वो इस मेंटल ट्रॉमा से थोड़ा सा बाहर आ जाएं. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने एज एन इंस्टीट्यूशन देखा है कि फ्रेंडशिप बॉन्डिंग, सोशल कंसर्न्स को ज्यादा से ज्यादा इनको कनेक्ट करे इन चीज के लिए. तो हमने काफी कोशिश की और इंशाल्लाह हम कोशिश करते भी आए हैं और करते भी आ जाएंगे, ताकि बच्चों को इस एटमॉस्फेयर से बाहर निकाले, इस ट्रॉमा के फेज से बाहर निकाले, और एक मैसेज पेरेंट्स को जाए कि वो भी अंडरस्टैंड करें कि एक हमें कैसे डील करना है अपने बच्चों के साथ. क्योंकि अभी रिसेंटली जो केसेस हमारे पास सामने आए हैं, मोस्ट ऑफ द लाइक टीनेजर्स हैव डन सुसाइड. हमारे काफी केसेस स्पेशली इन कश्मीर, जहाँ पे 16 ईयर 14 ईयर्स 18 ईयर्स एज के स्टूडेंट्स ने, यंग बॉयज गर्ल्स ने सुसाइड किया है. सो इट्स अ चैलेंजिंग टाइम फॉर ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन. लेकिन हमें कोशिश से ही एक नए दरवाजे खुलते हैं, नए बाब खुलते हैं, और मुझे लग रहा है कि हमें इस कोशिश को नहीं छोड़ना चाहे. वी शुड पुट मोर एफर्ट्स टू डील विद सच केसेस. और क्योंकि एज पर दैट गांधी जी सेज दैट एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट, जस्ट माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. सो बॉडी के साथ साथ हमें बॉडी का एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज हमारा दिमाग, जो पूरा हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है. तो इस सिलसिले में हमने आज इस प्लेटफॉर्म पे दावत दी है जनाब विक्रमजीत सिन्हा साहब को. विक्रमजीत सिन्हा एक 25 साल से एक इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, आर्ट बेस्ड थेरेपिस्ट हैं. विक्रम ने काफी वर्कशॉप्स हमारे स्कूल में किए हैं, यंग, और नॉट ओनली इन बट आल्सो इन डिफरेंट स्कूल्स. क्योंकि इसका हमेशा एक ये रहा है कि एक कि बच्चे हमारे चाहे किसी भी स्कूल के हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, कि हमारे बच्चे हमारे सरमाया हैं. और हमेशा इनकी कोशिश रही है कि इस पे बात करें, इनके साथ उठे बैठे. तो मुझे याद है कि जब विक्रम शहजार होम में जाते थे और कैसे वहां से आकर बिल्कुल एक दर्द इसके सीने में, इनकी आंखों में छलकता था हमेशा. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर विक्रमजीत सिन्हा टुडे that he has spent his out of his busy schedule some time for the people of Kashmir. Or abhi I welcome him on this platform, and also I welcome all the participants who are here to listen, to think for what the precautions we should take for our kids, and also for the kids like who are watching us. हमारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, तो उनके लिए भी एक कैसे वो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कुछ नई नई चीजों को इनकॉर्पोरेट करें, नई नई चीजों
पे बात करे, नई नई चीजों को अडॉप्ट करे. सो और मैं honestly telling, I have no words to say thank you to my students जिन्होंने इस बड़े लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि अब ये तकरीबन फ्रॉम अगस्त 5 कश्मीर एक लॉकडाउन पीरियड देख रहा है, तो इन्होंने काफी सर्वाइवल किया है, काफी अपने आप को एफर्ट्स में डाल दिया. सो नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस मिस्टर विक्रमजीत सिन्हा वंस अगेन. सो विक्रम, वेलकम ऑन दिस शो. सो और मैं आपसे एक छोटा सा एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि सवालों की काफी लिस्ट है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने मेरे साथ अप्रोच किया, कुछ पेरेंट्स के अलग अलग क्वेरीज थी, तो मैंने उन सब को एक मिक्स करके तो आपसे अब बात करना चाहता हूं. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, दैट्स व्हाट्स मेंटल हेल्थ एंड हाउ यू सी दैट इट इज अफेक्टिंग द एडोलेसेंट चिल्ड्रन इन देयर नॉर्मल केसेस. विक्रम प्लीज. Okay. Well, first, thank you so much for your kind introduction and your warm welcome. सबको सभी को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते and good morning. It's my pleasure कि मैं आपके सामने आया हूँ कुछ चंद लफ्ज़ों के साथ. So I just want to sort of, before we start there, I want to appreciate the people of Kashmir for their resilience, for their strength. क्योंकि ये आसान नहीं है कट जाना, ये कट ऑफ पीरियड, ये लॉकडाउन, व्हाटएवर जो है डबल लॉकडाउन, तो इन सारे तमाम मुश्किलात से लोग गुजर रहे हैं, और स्पेशली कश्मीर के लोग सबसे ज़्यादा गुजर रहे हैं. तो इसके लिए आपकी स्ट्रेंथ और आपकी हौसला जो है आपके अंदर, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, दाग देते हैं, क्योंकि आप लोग रेजिलिएंट के साथ जा रहे हो. तो ये रेजिलिएंट शब्द जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा. और ये व्हाट इज दिस वर्ड रेजिलियंस, और ये कनेक्टेड, बहुत इंट्रिकेटली कनेक्टेड है मेंटल हेल्थ के साथ. तो फारूक साहब का जो सवाल है कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली, मेंटल हेल्थ एसेंशियली इज लाइक a way of well-being, like जो शायद कश्मीरी में वो शायद ना हो word, that word well-being, but I don't know exactly if there is a translation of that word, but a social well-being. mental health का मतलब है आप सुस्त तरीके से, स्वस्थ तरीके से, अच्छी तरीके से जीना, हर मामले में जीना, हर तरीके से जीना, जहाँ पे एक बैलेंस हो, जहाँ पे आपका बॉडी, माइंड और स्पिरिट, जैसे सर कह रहे हैं, वो एक तरीके से बैलेंस में रहे. एंड आई थिंक वो हर एक लेवल, हर एक स्टेज के लिए है. चाइल्डहुड के लिए है, एडोलेसेंस के लिए है, टीनेज के लिए है, ओल्ड एज के लिए है. वो मेंटल हेल्थ जो है वो हमेशा रहता है. जब तक जान है तब तक हमारा मानसिक जहान है, तो ये मानसिक जहान जो है, आवर मेंटल वर्ल्ड, आवर इनर वर्ल्ड, ये बहुत डीपली कनेक्टेड है हमारी बाहरी जीवन के साथ, हमारी एक्सटर्नल लाइफ. तो एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो किस तरह से हम महसूस करते हैं, किस तरह से हम चलते हैं, किस तरह से हम बैठते हैं, किस तरह से हम एक्ट करते हैं बाहरी दुनिया के साथ, ये सब कुछ मेंटल हेल्थ के अंदर आ जाता है. हमारा भीतर अंदर का जीवन, हमारी अंदर की जिंदगी, हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी जज्बात, हमारे जहन में जो भी चल रहा है, वो सब एक्चुअली मेंटल हेल्थ के अंदर, कैटेगरी के अंदर आ जाता है. ये मोटा मोटी यही डेफिनेशन है सर मेंटल हेल्थ का. सर अनम्यूट योरसेल्फ. सर सुनाई नहीं दे रहा. Can't hear you, sir. Oh, how to tell him? Yes, hello. That's it. Sorry, sir. आपको फिर से बोलना पड़ेगा. नहीं नहीं सर. So कैसे इफेक्ट करता है, जो जैसे बच्चे लाइक एक चेंज हो जाते हैं, लाइक एक एडोलेसेंट एज में आ जाते हैं, कैसे ये इफेक्ट करता है उनकी लाइफ को? तो उनके जो लाइक उस पे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, कैसे वो इफेक्ट करता है. आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरीके से एडोलेसेंट फेज जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफिकल्ट फेज है बच्चों के लिए.
क्योंकि वो एक पुराने शरीर से नए शरीर में आ रहे हैं. यू नो, देयर इज प्यूबर्टी, देयर इज ग्रोथ और चेंजेस आने हैं बॉडी के अंदर. तो वो बच्चे नहीं रहे उस तरीके से और बड़े भी नहीं हैं, तो एक तरीके की वो बीच में है. तो ये जो फेज है, यहाँ पे फीलिंग्स और जज्बात की जो स्पेस होती है वो बहुत उसमें बहुत सारा टर्मोइल आता है, बहुत सारा उठक बैठक आती है सभी के अंदर. यू नो, देन फीलिंग्स जो हैं वो, सेंसिटिविटीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं. अंदर एक एक तरीके वल्नरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. एक फीलिंग ऑफ ज़्यादा नाजुक वाली चीज़ें आ जाती हैं. This is the period when adolescents start having crushes, they start having feelings, they start experiencing the world of love, you know, primarily. उनको opposite gender या same gender, whatever the preferences are, उसके हिसाब से उनकी एक अंदर एक खिंचाव आने लगता है, attraction आने लगता है. दोस्ती जो है, मोहब्बत जो है, वो सबसे ज़्यादा माने लगने लगता है. एक तरीके से that is a very strong feeling world. बट फीलिंग जो है वो फिजिकलिटी के अंदर आ गई है. पहले फीलिंग्स वुड बी देयर बट इट वुड बी मोर जनरल लव. बच्चे जब थे वो किसी से भी प्यार, किसी से भी अफेक्शन, कहीं भी अफेक्शन हो सकता था. बट अभी एक बहुत स्पेसिफिक फिजिकलिटी ऑफ फीलिंग्स आ जाती है. अभी ये पीरियड जो मेंटल स्टेट है, एडोलेसेंट माइंड जो है, ये काफ़ी दिन तक चल सकता है, काफ़ी वक्त तक चल सकता है. It can be quite a long, prolonged period. हर एक कल्चर में इस एडोलेसेंट पीरियड के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होते हैं, अलग अलग तरीके से कल्चर्स इसको रिप्रेजेंट करती है. कल्चर्स के साथ इंटरेक्शन करने से जो फ्लेवर है, जो जायका जो है एडोलेसेंट का, वो बदल जाता है कल्चर के हिसाब से भी. यू नो, आपकी जर्मनी के टीनेजर जो हैं वो बिहेवियर तो सिमिलर करेंगे बट कल्चरली उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग होगी, क्योंकि वो एक वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल सोसाइटी है. यू नो, इट्स एन इंडिविजुअल सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल पर्सोनास आर गिवन मोर एम्फेसिस, व्यक्तिगत पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ. बट जब हम साउथ एशियन सोसाइटी के पास आते हैं, चीन, इंडिया, इराक, ये सारे मिडिल ईस्ट के साइड आते हैं या ईस्टर्न की तरफ आते हैं, तो कलेक्टिव सोसाइटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, फैमिलीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. उसकी इन्फ्लुएंस टीनेजर्स पे, एडोलेसेंट्स पे ज़्यादा आती है. यू नो, एक इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट, एक एंटेंगलमेंट है फैमिली के साथ, जो आपको इंडिविजुअल वेस्टर्न सोसाइटी में उतना नहीं मिलेगा. वहाँ पे इंडिविजुअलिटी होगी बहुत ज़्यादा, तो उसकी जो जायका होगी एडोलेसेंट टीनेजर का वो थोड़ा अलग होगा. यू नो, ये एक जनरलाइजेशन है, पर ये मोर और लेस इसे ही कहेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टेज है जहाँ पे our feelings of become more heightened. That's what I would call adolescent stage. You know, जज्बाती हो जाते हैं, जज्बात ज्यादा होता है. विक्रम, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पेरेंट्स रियलाइज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कंप्लेंट दे दैट हमारे बच्चे काफी एरोगेंट हो गए, काफी वायलेंट हो गए हैं, घर में तोड़ फोड़, जब मतलब घर से बाहर हम निकलते हैं तो घर की औरतों पे तोड़ फोड़ करते हैं, चीजें तोड़ते हैं, किसी का सुनते नहीं है. तो डू यू थिंक दैट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक ट्रॉमा और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये जो सिस्टम हो रहा है मेंटल इलनेस जिसको हम बोलते हैं? क्योंकि पहले हमें एक डेफिनेशन को चेंज करना है, क्योंकि जैसे ही मैंने पहले भी बोला कि जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो इनको लग रहा है नहीं जी ये कोई पागलपन है. तो कैसे आप एक पेरेंट को सजेस्ट करेंगे हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कंप्लेंट, फादर साहब इसको कुछ करो तो ताकि ये सुधर जाए, ताकि ये, लेकिन कौन से स्टेप्स एक पेरेंट घर पे उठाएगा इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को, क्योंकि जब बच्चे होते हैं, जब एडोलेसेंट एज में जाते हैं, तो नो डाउट दे नीड सम मॉरल सपोर्ट, सम सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली आल्सो. तो क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स एक पेरेंट उस वक्त उठाना चाहिए सर? फारूक साहब, पहले तो आपने बहुत कुछ कह दिया, तो मैं सवालों को थोड़ा सा थोड़ा ब्रेकअप करते हैं. एक तो है कि जैसे मैंने ये कहा कि एक जज्बाती स्टेज है, जहाँ पे
जहाँ पे आई थिंक बात कर रहा है, तो अगर आप somebody मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि प्लीज आप ये अपने माइक्रोफोन्स बंद करें हाँ, प्लीज। जी। तो ये एक स्टेज जो है ये एक जज्बाती स्टेज है सभी के लिए, सिर्फ कश्मीर में नहीं, सभी जगह पे, जहाँ पे जैसे ही 14 साल हो जाते हैं, मूडीनेस ज्यादा बढ़ जाता है। ये नॉर्मल है, ये सभी के साथ होता है, इट इज नॉट समथिंग विच इज प्रॉब्लमैटिक। बट क्या होता है कि इसके साथ जो है पेरेंट का एक एटीट्यूड पहले था कंट्रोल का, कि आप बैठो, तो मैं अगर कहूंगा आपको बैठने के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा, आपको अगर चलना पड़ेगा, मेरे साथ बाजार जाना पड़ेगा तो आपके साथ बाजार जाना, मेरे साथ जाना। कलेक्टिव सोसाइटी में, जैसे मैंने पहले कहा, माँ बाप और दादा दादी या बड़ों का सबसे बड़ा हुकूमत होता है, हायरार्की होती है। इंडिविजुअल सोसाइटी में उतनी हायरार्की नहीं होती है, फिर भी कंट्रोल होता है, फिर भी वो टसल्स चलते हैं, ऐसा कि नहीं कि चलते नहीं है। बट ग्रुप सोसाइटी, कलेक्टिव सोसाइटी में आप बगावत नहीं कर सकते किसी चीज पे भी। आप मैं अगर कहूंगा कि आप बैठो और मैं आपका बाप हूँ या मैं आपकी माँ हूँ, व्हाटएवर इट इज, तो आप मुझे ना नहीं कह सकते कोई कुछ भी तरह पे, क्योंकि आप कलेक्टिव सोसाइटी से बधे हुए हैं, जो हम चाहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। ये जो कल्चरल जो चीज है, और पूरी साउथ एशिया सोसाइटी में मैं कहूँगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा तो मैं नहीं जानता हूँ, पर जिन इन देशों में जहाँ पे मैं गया हूँ, बांग्लादेश में नहीं गया हूँ पर मैं वहीं का हूँ इन सेंस कि मुझे पता है, तो वहाँ पे कलेक्टिव सोसाइटी, माँ बाप जो कहेंगे वही इम्पोर्टेंट है, वही आपको सर के ऊपर सर आँख उठा के, यू हैव टू हियर दिस अनकंडीशनली, दिस इज अ डिक्टेट। अगर ये रखा जाता है तो एक तरीके से जो अंदर की जो जज्बाती फीलिंग्स हैं, जो जो वो 3 तरीके पे जा सकती है। एक है वो सब कुछ हाँ बोले, कंप्लायंट हो जाए कि मैं सब कुछ जी हुजूरी करूंगा या करूंगी। दूसरा है कि मैं एकदम बगावत करूंगा, मुझे नहीं सुनना, जो आप कह रहे थे, तोड़फोड़ वाला या गुस्सा निकालना, रेबल। और तीसरा है कि मैं बोलूंगा हाँ हाँ, पर जो मुझे करना है मैं वही करूंगा। जब आपके बच्चे स्कूल पे होमवर्क नहीं लाते हैं, जब वो देर से पहुंचते हैं, जब वो आते ही नहीं हैं या जूम पे आते नहीं हैं, वो ये तीसरी वाली जो चीज मैंने बताई है कि मैं हाँ हाँ पर मैं करूंगा अपनी, वो वाली पैसिव अग्रेसिवनेस जिसे कहते हैं, वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो बेसिकली 3 चीजें हैं, रेबल होना, बगावत करना, पैसिव एग्रेसिवनेस, हाँ हाँ पर नहीं नहीं, मुझे जो करना है, और तीसरा है एकदम सुनना, चुपचाप अपनी कोई राय नहीं देना। इन तीनों में ही प्रॉब्लम है, यू नो। और अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा अपना राय नहीं देगा किसी चीज पे, तुम बच्चे हो, तुम चुपचाप रहो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चे जो हैं वो सुनते हैं, बोलते नहीं हैं, यू नो। ऐसा जो है, दे यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग, जो लास्ट 300 years ऑफ अंग्रेजी हुकूमत का, जो विक्टोरियन सोसाइटी का एक ऑल्सो प्रभाव है, क्योंकि हमें पता नहीं कि इसके पहले क्या था क्या नहीं था। बट इससे क्या होता है, आप ये जमाना बदल गया है, क्योंकि एक तो है कि बच्चों के पास अभी सारे, मैं अभी कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, आई गो टू कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस सेपरेटली, बट मैं जनरली पहले बोलना चाहता हूँ कि अभी ग्लोबल सोसाइटी में आपके कंप्यूटर के साथ आपकी एक्सेस हो गई है, डार्क वेब हो गया है, आप कहीं भी जा सकते हैं इस कंप्यूटर वर्ल्ड में। तो आपके पास अगर फोन आ गया है तो बहुत कुछ एक्सेस हो जाता है, तो ये इनर स्पेस जो है वो ओपन हो गया है। तो वो बुलक कार्ड एज नहीं रहा है, यू नो। जैसे हम और आप जब बड़े हो रहे थे, तब हमारे पास वो टीविया और मीडिया या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं था। अगर कोई बच्चा टैलेंटेड था या कोई हार्डवर्किंग था, ये बेवकूफ था, वो सभी दब जाते थे।
अगर आप क्लास में अच्छे मार्क्स लाओगे तो आप शाइन करोगे। अगर टीचर ने आपको बुलाया है कि आप अच्छा गाते हो, थोड़ा सा गा दो या परफॉर्मेंस कर दो, या कंपटीशन जहाँ जिस स्कूल में जो होता था वगैरह, उसके हिसाब से बच्चों को वो रिकग्निशन मिल जाती थी काइंड ऑफ। बट जहाँ नहीं मिलती थी, जहाँ पे जैसे मैं नॉर्थ से जब साउथ स्कूल में गया था तो वो वहाँ रिकग्निशन नहीं था, या मैं कलकत्ता जब गया वो रिकग्निशन नहीं था। मेरे जैसे बच्चे जो थे, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, वो ड्रामा आर्ट ही करते थे ज्यादातर, उनके लिए तो बहुत ही सफरिंग हुई थी। मतलब मेरे लिए तो मेरा बचपन, एडोलेसेंट बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड में गया, जब मैंने स्कूल पर, जहाँ पे स्कूल में एक्टिविटी नहीं होती थी, कल्चरल एक्टिविटी, उन सारे स्कूल में आई डिडंट डू वेल एट ऑल। वहां पे मैं ऑर्डिनरी हो गया था, वहां पे मैं जोकर बन गया था, वहां पे मैं अगली डकलिंग बन गया था। तो द थिंग इज कि ये सारी चीजें जो है जहन पे अफेक्ट करती हैं। तो मेरे जैसे लोग फिर ड्रीमर बन जाते हैं, वो वो साइलेंट दुनिया में चले जाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, और वो सब कुछ मान लेते हैं। जब पैसिव अग्रेसिव होना होता है तब वो करेंगे खुद, बोलेंगे हाँ हाँ करेंगे खुद। तो ये सारी चीजें आ जाती है, द ड्रीमर वैरायटी कम्स इन। दूसरी वैरायटी है ये अग्रेसिव वाले जो हैं, ये सेकंड होते हैं रेबल वाले। इनके साथ अगर जोर जबरदस्ती करो तो ये तोड़फाड़ करेंगे, स्पेशली लड़के जो हैं। लड़कियों में वो जबान ज्यादा चलेगी, बिकॉज जेंडर का इन्फ्लुएंस आ जाता है, या वो एकदम चुप हो जाएंगे, या हाँ रेबल करेंगे। और तीसरा और एक वर्ड है, उसको मैं कहूँगा द ट्रिकस्टर, जो छल कपट करता है, यू नो, जो टोपी पहनाता है, जो झूठ बोलता है, जो चालबाज है, वो एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। वो भी एक पैसिव एग्रेशन का बहुत इंटरेस्टिंग है। और चौथा आपको देखोगे वो है जोकर, हमेशा हंसता रहेगा पर अंदर से रोता रहेगा, यू नो। तो ये मैंने 4 कैटेगरी बताया है आपको, द रेबल, द ड्रीमर, चालबाज, और चौथा कैटेगरी है जोकर का, यू नो। तो और पांचवा जो कैटेगरी है वो है, मैं उसको कहूंगा द गुड बॉय कैटेगरी, जो अच्छा। ओके, सो सो आई थिंक द पांचवा कैटेगरी मैंने बताया, द गुड बॉय कैटेगरी, जो अच्छा बच्चा है। नाउ द अच्छा बच्चा कैटेगरी जो है वो 5 पांडवों में जो युधिष्ठिर था वो अच्छा बच्चा था कैटेगरी। वो मतलब माँ का सुनता है, बाप का सुनता है, हेयर कोम करके रखता है। दैट पर्सन टॉप आता है क्लास में, ऑलराउंडर है। पर डीप डाउन इनसाइड उसके जहन के अंदर वो सारी चीजें जो है वो दबी रहती हैं, जो वो एडोलेसेंट पीरियड में करना चाहता है। बदमाशी करना, रोमांस करना, ये सारी चीज दबी रहती है। तब बाद में जाके आप अनम्यूट करें अपना सर, आई कांट हियर यू। I request all the participants, please mute the mic. या जो 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 अच्छा बच्चा है वो ये सारी चीजों को, वो सारी चीजें जो जहन में है वो पोस्टपोन हो जाती है। तो उस वो सारे लोग जिनका पोस्टपोन हो जाता है, उनका ये एडोलेसेंट पीरियड बाद में शुरू होता है। तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट अचानक कि 25 साल की उम्र में आप 15 साल की तरह बिहेव कर रहे हो। बट जो, और कभी कभी वो जिनके बचपन सही तरीके से नहीं गुजरे हैं, आप और हम जानते हैं, तो उनकी जो एडोलेसेंट पीरियड है वो 40 में भी आ सकती है। आप 40 एज में या 50 एज में भी आपको लगेगा कि मैं बॉलीवुड की तरह हम लोग सort of रोमांस करें, वो फीलिंग आ जाती है। बिकॉज वो रोमांस, एडोलेसेंट फीलिंग, वो मूड स्विंग्स जो भी एडोलेसेंट पीरियड में हो रहा था, वो सब कुछ पोस्टपोन होके बाद में चला जाता है, स्पेशली द गुड बॉय के लिए। और ये किसी के लिए भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। पर ये 5 कैटेगरी जो मैंने बताए हैं, इन 5 कैटेगरी को 5 अलग तरीके से हैंडल करना जरूरी है। आप एक तरीके से ये अगर सोचेंगे कि डिसिप्लिन करना ही आ, आ, एक तरीके सोल्यूशन है, वो नहीं है सोल्यूशन। क्योंकि जिंदगी एक जेल नहीं है।
कि जहां पे आप दोगे कि भैया तुमने अच्छा किया है तो ये लो मिठाई, तुमने बुरा किया है तो ये लो थप्पड़. The word of reward and punishment is not the way you deal with children and adolescents especially. You know, you can't say you're doing good and I'll give you this medal दूंगा, and I can't, if you're doing bad I'm going to give you a slap. ये जो black and white way of approach होता है स्कूलों में, पेरेंट्स में, ये प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि एक तरीके से ऐसे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिविटी है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फर्स्ट आता है, उसके लिए बहुत प्रेशर हो जाता है हमेशा फर्स्ट आना. जो अच्छा नहीं कर रहा है उस पे लेबल लग जाता है, तुम हमेशा के लिए अच्छा नहीं करोगे. ये जेनेरिक कैटेगरी में आ जाते हैं. तुमने एक बार पकड़े गए हो झूठ बोलते या चोरी करते वगैरह वगैरह, तो लेबल लग जाता है फॉर एवरीथिंग. तो शेम करना किसी को, गिल्ट पे डालना, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें मेरी जायदाद की, व्हाटएवर इट इज. मैं आपको हिंदी फिल्म की डायलॉग बता रहा हूँ, पर ये सारे जो चीजें हैं, ये सुनाना, ये काम नहीं करेगा. इससे और जो फीलिंग्स है 5 कैटेगरी के हैं वो और बढ़ जाएंगे. कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में पर्टिकुलरली जेल जैसा माहौल है जहां पे, वहां पे डबल जेल होना, पेरेंट्स का प्लस स्कूल का प्लस तुम्हें यही करना है व्हाटएवर इट इज. तो जाहिर है कि आइदर बगावत होगा या डिप्रेशन बहुत ज्यादा होगा. अंदर कोई चला जाएगा या बहुत बाहर चला जाएगा, फाइट करेगा, मारेगा, या वो भागेगा. किस में भागेगा? अपनी सपनों की दुनिया में भागे. He'll run to the dream world. He'll fight and he'll take up anything which is antagonistic and harmful to himself, herself and people around. Or run into the dream world, alcohol world, drugs world. और कुछ नहीं करना, inertia, सो जाना, sleeping ज्यादा, because सोना भी एक मौत है, या साइकियाट्रिक के पास जाना, या बहुत सारे ओवर मेडिसिन, स्लीपिंग मेडिसिन लेना. ये मेडिसिन वर्ल्ड, मेडिकेशन वर्ल्ड ओपन हो जाता है जो भागते हैं. और जो मारते हैं, वो जो मारना जो है, एग्रेशन है, फाइट है, वो और भी बढ़ जाता है, तोड़फोड़ बढ़ जाता है जैसे. तो दीज आर ऑल heightened in a conflicting world or conflict situation. या तीसरा है सुन हो जाना, नंब हो जाना. मैं आई कांट फील एनीथिंग. तो पहली बार जब मैं कश्मीर में आया था, टीचरों ने यही कहा था हम लोग को, ये 2012 की बात कर रहा हूं मैं, टीचर के वर्कशॉप पे हैदरापुरा में, टीचरों ने कहा हमें तो आदत पड़ गई है खून देखने की. तो मैं बोलने वाला था आदत नहीं है ये, इसे कहते हैं डिसोसिएशन. मैं बोलूंगा ना बोलूंगा, उसी वक्त एक टीयर गैस आकर पड़ा कोर्टयार्ड पे, तो सब लोग भाग गए वगैरह वगैरह करके. और पहली बार एक्सपीरियंस हो गया मुझे कश्मीर का. कश्मीर ने मुझे चूमा, स्वागत किया, भाई बेटे ये देखो ये सीन है. तो तब मेरे आंखों से पानी आ गया और मैं ये बता नहीं पाया कि हाँ ये डिसोसिएशन है. आप कभी आदत नहीं पड़ती इन चीजों की, कभी आदत नहीं पड़ती. आदत हो गई है सुन होने की, नम्ब होने की. So I think numbness is the 5th emotion जो है, वो ज्यादा आ जाता है. 5 इमोशंस आप कह सकते हो मोस्टली फीलिंग्स हैं, 5 रंग की तरह. एक है गुस्सा, दूसरा है सैडनेस, तीसरा है डर, चौथा है जॉय, और 5वां है नंब हो जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना. तो 5 तरीके हैं फीलिंग्स के. 5 मैंने बताया कैटेगरीज हैं. पांचों के अलग अलग तरीके से उनके साथ डील करना है. जो बच्चा चुपचाप हो जाता है, अंदर चला जाता है, उसको बहुत गौर से देखना है, उसको नोटिस करना है वो कुछ बोल नहीं रहा है. आई थिंक अटेंशन वहां पे ज्यादा होता है. जो तोड़फोड़ करता है उस पर अटेंशन भी देनी जरूरत है, पर एटलीस्ट वो बाहर आ गया है.
अब यही बच्चा तोड़फोड़ करेगा पर कभी भी अंदर चला जाएगा, अंदर करेगा तो तभी तो, ये मेरे दो बिहेवियर्स एक ही पर्सन के अंदर हो सकता है। तीसरा जो बहुत हंस रहा है, कभी कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, उसे भी बहुत अटेंशन देना चाहिए, देखना चाहिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है, क्योंकि वो एक नकाब है, जोकर का नकाब है, हमेशा मजाक करना। तो मेरे क्लास में जो हमेशा मजाक करते हैं, सीरियस सिचुएशन में ही मजाक करते हैं, सीरियस हो नहीं पाते हैं, उसको मैं बहुत गौर तरीके से देख रहा हूँ कि बच्चा जितना हंस रहा है उतना रो रहा है अंदर कहीं पे। और ये मोर देन 90% टाइम ये सही होता है। एक बार स्पेशली बॉयज को अगर ये पता चल जाता है कि ये हमदर्द वाला इंसान है, ये हमदर्द वाला टीचर है, ये सुनेगा मेरी बात, तो वो फिर वो जोकर का नकाब उतार के वो रोने लगता है। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। जो छल कपट करता है, जो चालबाज है, उसको ये बोलना है कि तुम चालबाजी कर रहे हो, मुझे पता है, पर मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा नहीं, पर ये मैं बताना चाहता हूं कि तुम पकड़े गए हो। जब चालबाज को पता चल जाता है कि वो पकड़ा गया है, that the trickster is caught, you know, then आपको उसको हेल्प करना है कि वो किस तरह से मैजिशियन बने, क्योंकि उसके अंदर भी एक गिफ्ट है। ये सारे पांचों के अंदर एक गिफ्ट है। जो अच्छा बच्चा बन रहा है, गुड बॉय बन रहा है, युधिष्ठिर जैसा है, माँ की सुनता है वगैरह वगैरह और बाप का सुनता है, उसको बोलना है कि तुम्हारा डार्क साइड क्या है, तुम्हारा अंधेरा क्या है, तुम कहाँ टूटोगे। इस तरीके से डायलॉग, उस तरह से देखना चाहिए। मतलब जैसे जितनी जो जितना इंप्रेस करना चाहता है, उसकी रोशनी, उसकी अंधेरा जो है, छाया जो है, साया जो है, वो साइड पे होता है। जैसी रोशनी वैसी साया। ये मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा इसके बारे में। बट तो मैंने कहा जोकर के बारे में, मैंने कहा ट्रिक्स्टर के बारे में जो चालबाज है, मैंने कहा गुड बॉय के बारे में, मैंने कहा जो साइलेंट है, ड्रीमर है, उसके बारे में। और जो लास्ट में जो तोड़ फोड़ करता है, उसको चाहिए बहुत सा मोहब्बत, बहुत सी मोहब्बत, मतलब बहुत सारा लव, यू नो। जैसे कोई अग्रेसिव हो जाता है, उसको अगर आप ज्यादा अग्रेसिव हो गए उसके साथ, तो वो और भी अग्रेसिव बन जाएगा, क्योंकि वो टेस्ट कर रहा है। जब मैं जेलों में काम करता था सर, बहुत साल पहले, लड़के जो थे वो भागे हुए थे, वो नाखून से नोचते थे मुझे, यू नो। तो हाँ, मैं नोचना बंद करता था, पर मैं जाता नहीं था, छोड़ के जाता नहीं था। मैं उसके हाथ को पकड़ता था और बोलता कि चलो बैठे, खेलेंगे, बातें करेंगे, क्या हो रहा है बताओ, काम नहीं करते, चलो आज बात करते हैं। तो जैसे वो मोहब्बत आने लगती है, जैसे बच्चों को लगता है कि ये, क्योंकि वो टेस्ट कर रहे हैं, बाउंड्री टेस्ट कर रहे हैं, तो आई डू नॉट थिंक पनिशमेंट विल वर्क फॉर दीज पीपल। किसी को ये स्टेट करता है, तुमने जुर्म किया है, मैं तुम्हें फांसी पे लगाऊंगा, तुमने जुर्म किया है, मैं तुम्हें क्या कहते हैं, जेल में बंद कर दूंगा। ये सारे चीजें नहीं होते। हम अमेरिका की सोसाइटी में जेल भरे हुए हैं, भरे हुए हैं, ब्लैक पीपल, हिस्पैनिक पीपल वगैरह वगैरह। इससे सोसाइटी ट्रांसफॉर्म नहीं होती। जो बाहर आता है वो फिर से वही करने लगता है। या आप कितने लोगों को फांसी पे चढ़ाओगे, कितने लोगों को सूली पर चढ़ाओगे, वो ये नहीं चलता है। आई थिंक इंपॉर्टेंट होता है, जो भी कोई गलती करता है, जो भी कोई जुर्म करता है, उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशनल बिहेवियर के लिए मोहब्बत चाहिए। और ये सारी चीजें स्कूल में शुरू होनी चाहिए। डिटेंशन के बजाय लोगों को ट्रांसफॉर्मेशनल बिहेवियर, आर्ट थेरेपी, पेंटिंग, ये सब करना चाहिए ज्यादा। कोई अगर पत्थर उतारता है, उसको आपको पेंट ब्रश देना चाहिए। आई थिंक जैसे ही कोई अगर पत्थर उठाता है और या मारता है या कुछ करता है, तोड़फोड़ करता है, तो देखिए चलो आप रंगों से काम करते हैं या खेलते हैं, कुछ बनाते हैं हाथ से, आज बनाते हैं। आई थिंक मोहब्बत के अलग अलग तरीके हैं, और ये सूफी संतों को सबसे अच्छी तरह से पता है। पर हम अभी कलयुग में रह रहे हैं, तो सूफी संत भी थोड़ा गायब हो गए हैं, यू नो।
तो ये मेरा ये आई डोंट नो वेदर आई आंसर्ड क्वेश्चन सर, बट right sir. ये थोड़ा सा So basically the crux of your discussion is like कि एक responsibility है, especially with two families. Like I am like quoting institution as family. It is not the like school only. Like it's a family. The responsibility which is on the parents as well as when the schools are on, and it is lies on the shoulders of the parents because, or sorry, on the teachers. सो क्योंकि जो एक देखा गया है एक वायलेंस का एक जो साइकिल चलता है, जो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स या डिफरेंट जगहों पे, कि एक टीचर जब बच्चे को मारता है तो वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो इंस्टीट्यूशन में चाहता है वो नहीं मिलता है उसको. तो दैट्स वाई कि टीचर्स पे भी काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें काफी टीचर्स भी होंगे और उन पे भी ये काफी जिम्मेदारी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी एक लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो टीचर्स के लिए भी डिफिकल्ट है कि कैसे वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे, क्योंकि जूम से तो मतलब ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि जिस तरीके से वो फिजिकली प्रेजेंस में अपने बच्चे के साथ बात करे, अपने क्लास स्टूडेंट्स के साथ बात करे, तो एक ये नहीं है. लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है कि एक पेरेंट्स पे काफी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन थोड़ा सा मैं पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बारे में सोचे समझे, एक क्योंकि सबसे बड़ी दौलत उनकी यही है, उनके बच्चे हैं, कि वो क्या देखेंगे, किस तरीके से उनको देखेंगे, किस तरीके से उनकी देखरेख करेंगे, किस तरीके से इनको एक अच्छा इंसान बनाए, एक जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें एक पैशन हो अपने लोगों के लिए काम करने का. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है सर, जो बेसिकली जो मैंने देखा है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन आ जाते, जैसे जब बच्चे अपना फ्रेंड सर्कल एडोलेसेंट एज में जैसे अपना फ्रेंड सर्कल इंक्रीज करते हैं, और उस फ्रेंड सर्कल में हमेशा एक मैंने जो देखा है, कंप्लेंट सुनी है, बाकी चीज, एक पेरेंट्स का एक व्यू होता है कि नहीं, आप अपना फ्रेंड सर्कल जो है वो आप रिड्यूस करो, उसके साथ मत खेलो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है. तो व्हाट्स योर मैसेज कि एक बच्चों के लिए भी, एक पेरेंट्स के लिए भी, किस तरीके से वो बाहर जाएं, किस तरीके से वो इन चीजों को चॉइस करें, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स भी हमारे इस पार्टिसिपेंट्स में है, अभी पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी है. तो एक जर्नल मैसेज क्या है आपकी तीनों के लिए, एक टीचर के लिए, एक पेरेंट के लिए, और एक स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जो अपना फ्रेंड सर्कल इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड? आपने काफी कुछ फिर से कहा, तो मैं इसको तोड़ ब्रेक करके बोल रहा हूँ. पेरेंट्स और टीचर्स एक जमाने में भी बच्चे थे, और कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं कि वो भी बच्चे थे. आई थिंक हमारे अंदर का बच्चा जो है, जब हम भूल जाते हैं उसको, तो हमारे बाहरी बच्चों के साथ भी डिस्कनेक्शन हो जाता है. ये समझना कि सब कुछ एक तरीके से सब कुछ हम नीड भूल गए हैं बच्चों का, कि उनकी जरूरतें क्या हैं, क्योंकि हम अपनी जरूरतें, अपने अंदर के बच्चे की जरूरत भी भूल गए हैं. और हमारे अंदर का बच्चा है, सभी में मरा नहीं है. वो अंदर का बच्चा क्या है? खेलना, हंसना, जॉयफुली जाना, सपने देखना, खिड़की के पास बैठना, मजे करना, अच्छा खाना, हंसना, सोशल इमेजिनेशन, ये सारी जो चीजें हैं ये सभी में हैं. और एक अंदर का बच्चा वो उस चीज को, क्रिएटिविटी, सबके अंदर बैठा हुआ जो क्रिएटिव है, ये सबके अंदर है. बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स और टीचर्स वो दोनों भूल जाते हैं. और ये इंटरेस्टिंग है ये भूलना, क्योंकि वो तो बचपन से गुजर चुके हैं. बच्चे तो अभी बड़े पे आए नहीं हैं. तो कहीं ना कहीं हम जब बचपन को काट देते हैं और ओल्ड एज पे मतलब बड़े हो जाते हैं, सो कॉल्ड, हम ये बचपन का जो चीजें हैं, इसको हम छोटा क्यों समझते हैं, या हम उसे कट क्यों जाते हैं? मिट्टी से खेलना, वुड कार्विंग करना, पपेट बनाना, या ऐसे ही चिड़ियों से बातें करना, या मटर गश्ती करना, ऐसे ही घूमना, बीइंग जिसको कहते हैं,
बच्चे तो फरिश्तों के दिए हुए हैं, वो तो बीइंग हैं। हम बेबीज के पास क्यों जाते हैं उसको उठाने के लिए? क्योंकि वो सबसे क्यूट है, उस पे सारे लव हैं, मासूमियत है। ये मासूम पिक्चर देख के हम सब रोते क्यों हैं? बिकॉज हमें इस मासूमियत से प्यार है, क्योंकि हमारे अंदर भी वो मासूमियत थी एक जमाने में, और कहीं ना कहीं हम कट चुके हैं उस मासूमियत से। तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स इज कि बच्चे की जरूरत क्या है, वो क्यों चाहता है कि उसके फ्रेंड सर्कल में हम जाएं, बड़ा हो फ्रेंड सर्कल। कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस मांग रहा है, कहीं ना कहीं वो बच्चा चाहता है कि मुझे लोग एक्सेप्ट करें, ज्यादातर समुदाय, मेरी सोसाइटी एक्सेप्ट करे। बच्चों के लिए, एडोलेसेंट टीनेजर के लिए उसकी फ्रेंड सर्कल उसकी सोसाइटी है, ना कि बुजुर्ग का सोसाइटी उसकी सोसाइटी है। सोसाइटी विद इन सोसाइटी है। अब पेरेंट्स उस सोसाइटी को नहीं अगर मानेंगे तो कहीं ना कहीं हम बच्चों की नीड्स या एडोलेसेंट नीड्स नहीं देख रहे हैं। तो पहले समझना जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट गिविंग कि ये करो ये मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को छूट देनी चाहिए कि जो भी करो, जैसे भी जाओ करो, हाँ वो नशा कर रहा है आप उसके पास चले जाओ एक्सेप्टेंस के लिए, पर उसकी नीड क्या है ये पहले समझना जरूरी है। तो समझाना, अपने से बातें करना, फिर दूसरों के पास जाकर बच्चों के साथ बात करना। आई थिंक ये जब हम अपने बचपन से कट जाते हैं, जब भी मैं बच्चों के साथ बात करता हूँ, काम करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ जब छोटा था, जब यंग था, मैं क्या करता था। दिल्ली के बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में, पर्टिकुलरली शहरों में, बहुत सारे डिवोर्स फैमिलीज हो रहे हैं मॉडर्निटी की वजह से। तो बच्चे देख रहे हैं कि तलाक हो रहा है, माँ बाप बिछड़ जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, फैमिलीज टूट जा रही हैं। इन माहौल में बच्चा बहुत अफेक्टेड होता है। तो माँ बाप के झगड़े देखता है, उसके इकोनॉमिक टेंशन देखता है, बच्चा पकड़ लेता है। वो बेवकूफ नहीं है, उसको पता चल जाता है कि पेरेंट्स में टेंशन है। बाप भाग रहा है, माँ वेट कर रही है, या माँ चली गई है, बाप वेट कर रहा है। ये सारी जो चीजें, दोनों चले गए हैं, मेरा कौन दिखेगा, ये इनसिक्योरिटी जो आ जाती है इस वक्त पे, बहुत सारे वक्त पे बच्चे ढूंढते हैं अपनी कम्युनिटी, या अपने अंदर चले जाते हैं या कम्युनिटी को ढूंढते हैं। मेरा ब्रदरहुड क्या है, मेरे दोस्त कहाँ हैं, मुझे समझने वाला कौन है। मेरे साथ तो वही हुआ था। तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब कैसा दोस्त आएगा वो डिपेंड करता है बच्चे की मेंटल स्टेट पे। क्या वो दोस्त सचमुच उसका दोस्त है, क्या वो सचमुच उसको अच्छे राह पे ले जा रहा है, या अपने अंदर सुकून की तरफ या पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है, या उसको और डिस्ट्रक्टिव वेज पे ले जा रहा है। ये समझाना या समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तभी जब पहले हम समझते हैं उसके नीड क्या है, उसके साथ हो क्या रहा है बच्चे के साथ, और उसके साथ डायलॉग करना, ना रादर देन आदेश देना कि ये करो ये नहीं करो। एज इट इज कॉन्फ्लिक्ट स्टेट में, कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट स्टेट पे आदेश और डिक्टेटोरियल डिक्टेट चलते रहे हैं। तो इस माहौल में पर्टिकुलरली बच्चों के साथ, क्योंकि वो हमारे आगे के जनरेशन है, और हम नहीं चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे मेंटली डिरेंज रहे या मेंटल इलनेस के साथ बड़े हों। तो पर्टिकुलरली इस माहौल में उनसे किस तरीके से पेश आना, किस तरीके से उनको हैंडल करना, नाजुक तरीके से हैंडल करना। ये सोचिए कि आप कांच के छोटे छोटे एनिमल्स के साथ पकड़ रहे हैं। जब आप कांच के छोटे छोटे एनिमल के साथ पकड़ रहे हैं तो आप रुई के साथ उसको रखेंगे ना। छोटे छोटे कांच के टुकड़े जो बनते हैं, एनिमल्स बनते हैं अलीगढ़ के वहां पे, जो ग्लास एनिमल्स हैं, उनको रुई के बक्सों में रखा जाता है कि वो अच्छे से रहे, टूटे नहीं। हमारे बच्चे वैसे ही हैं। तो वो डायलॉग करना, समझना अपने आप को, बातें करना, सुनना, लिसनिंग, डीप लिसनिंग, और मिरर करना वापस, अपने बचपन की कहानियां बताना बच्चों के साथ, बच्चों को। नॉट कि मैं ऐसा करता था, बट
एक दिलचस्प तरीके से बताना कि आप कौन हो एज एन एडल्ट, आप भी बचपन के साथ गुजरे थे। और ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब वो दूरियां कम होती हैं, फासले जब कम होते हैं। अदरवाइज क्या होता है, पेरेंट्स के पास अगर वक्त नहीं है, वो बेखुद नहीं हुए अपने बच्चों के लिए, वो अपने ही दुनिया में या आर्थिक या इकोनॉमिक या स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस के अंदर है, तो कहीं ना कहीं बच्चा बड़ा भी हो जाता है, पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता कि वो बड़े हो गए हैं। उनका कीमती वक्त जो है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बर्ड वॉचिंग करना या देखना या एक्टिविटी करना या इंटरेस्ट लेना कि वो क्या कर रहे हैं। और एक बात है, पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाई के सिवा उनके साथ और भी बातें करनी। आपकी करियर और पढ़ाई के सिवा भी बच्चों की जिंदगी है, इस पे इंटरेस्ट लाना जरूरी है। जब वो इंटरेस्ट आ जाता है पेरेंट्स बच्चों के साथ, वो धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल की इतनी अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि फ्रेंड जो है वो तो एक फ्रेंड्स वाला जो दुनिया है वो तो एक भागने, इस जेल के अंदर जेल का एक दुनिया जो है उससे भागना चाहते हैं। एक तो बड़ा जेल है, उसके बाद छोटा जेल है और भी जेल है, तो उसे भागना चाहते हैं। तो वो जब वो आप उनको एक जगह देंगे कि नहीं, आज हम चलो पेंटिंग करते हैं एक साथ, या चलो आज हम एक मूवी देखते हैं, घर में बैठ के मूवी देखते हैं, या चलो ये खेलते हैं, गेम खेलते हैं, या गेम बनाते हैं, या लकड़ी का काम करते हैं, या पौधे मार्केट या थोड़ा सा गार्डनिंग करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को लगता है कि पर्टिकुलरली उनको ये मोहब्बत मिलती है, और कहीं ना कहीं वो फिर सिर्फ दोस्त के पीछे नहीं भागेंगे, वो एम्फेसिस नहीं आ जाता है, बिकॉज नीड ये है टू एस्केप। The need for children to escape from families is their friend circle. It is not necessarily because they're getting support. It looks like they're getting support. हम कहीं भी ऐसा भी होता है कि फ्रेंड्स के अंदर फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड्स को चिढ़ा रहे हैं, बुली कर रहे हैं, फिर भी बच्चा वहां पहुंच जाता है। गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, फिर भी वहां पहुंचता है। गलत रास्ते का मतलब है डिस्ट्रक्टिव वेज। गुड बैड की अलग अलग रिलेटिविटीज है, बट डिस्ट्रक्टिव वेज फिर भी पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यही मेरी दुनिया है, यही मेरी सोसाइटी है, भाग रहा है। सो आई थिंक आई डोंट नो वेदर आई वाज क्लियर और नॉट, बट ये मेरी एडवाइस से भी ज्यादा एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ, कि वो अपने अंदर के बच्चे को देखें, अपने जज्बातों को देखें, क्योंकि अपने जज्बात जो हैं आपके दरवाजे हैं दूसरे को समझने के लिए। अगर हम अपने को नहीं समझेंगे तो हम दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। तो सेल्फ पिक पर काम करना, सेल्फ हेल्प पे काम करना, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना, आर्ट के साथ काम करना, सेल्फ नॉलेज के साथ काम करना, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ काम करना, पास्ट को देखना, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, भूल नहीं जाना अपने बचपन को, ये सारे चीजें काम आती हैं टू रीच आउट टू द चाइल्ड। Unmute yourself, sir. नहीं हुआ अभी तक, सर। I think it will take a little time for everyone to process what I'm saying. Basically, you have worked at international levels, national level pe. I remember that you worked with street children also. You worked with who are staying in railway stations. उनके साथ भी आपने काम किया है. So you have a long experience, and you have already worked in Kashmir also at different like places in Srinagar, in Anantnag, in Shopian, in Badgam, in Kupwara, and you have seen every village of Kashmir. Mostly every village of Kashmir. Not every village, sir. I can say every district of the Kashmir you touched, you went there. So no, there's much to go. There is no doubt. Yeah. But what's the difference like जब आप कश्मीर की बात कर रहे हैं? What difference you have seen among the kids? जो कश्मीर में बच्चे आपने देखे या जो बाहर आपने बच्चे देखे, क्या डिफरेंस लग रहा है? किस लेवल पे हमें इन बच्चों के साथ काम करना है? कश्मीर में जो बच्चे बैठे हैं, किस लेवल पे इनके साथ हमें काम करना है? क्या नीड ऑफ द आवर है? तो इस पे आप थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए। So
कश्मीर के बच्चे काफी खास है मेरे हिसाब से, क्यों, और मुझे इसलिए अच्छा लगता है बार बार आना। मैं तो, मुझे तो, मेरा तो दिल वहीं पे ही है। पर आई थिंक एक भूख है बच्चों में, एक भूख है सीखने की, क्योंकि एक्सपोजर नहीं है इतना। तो कोई नया कुछ लेकर आता है, उनको मजा लगता है, उनको मजा आता है, बोरियत निकल जाती है, एंगेजमेंट है। अगर किसी बच्चे में आंखों में वो झलक आती है, वो स्पार्क आता है, तो मुझे लगता है सब कुछ लॉस्ट नहीं है। यू नो, एवरीथिंग इज, तब तब्दीलियां लाना फिर नामुमकिन बात नहीं है, वो एक नामुमकिन बात नहीं है। हम तब्दीलियां ला सकते हैं, हम चेंज ला सकते हैं, और ये कश्मीर के बच्चों में है। बहुत सारा टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, आंखों में मैजिक है, नया कुछ जानने की इच्छा है। आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ है कि वो, मैं जो भी ला रहा हूँ, वो कुपवारा हो, या वो क्या कहते हैं हैदरपुरा हो, या वो पुरजहामा हो, या वो शोपियां हो, या वो श्रीनगर के डीपीएस स्कूल से लेकर न्यू ग्रीन वैली स्कूल, जो पॉश स्कूल्स हैं, वो लेकर एक श्रीनगर के आउटसाइड एक जगह पे मैं गया था जहाँ पे प्रोटेस्ट थे, जहाँ पे लो इनकम ग्रुप फैमिलीज रहती है, मुझे ये नाम पता नहीं है, याद नहीं है। वो जगह पे भी गया था मैं, जहाँ पे मैं जावेद मुझे लेकर गया था। वहाँ पे भी सब जगह पे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स किया है। कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ है कि वो पेंटिंग, आर्ट, थिएटर, कला, जो स्टोरीज, वो सभी करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, सभी रिस्पॉन्ड करते हैं, और सभी बच्चे जो हैं इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं, बोलते हैं कि कब आओगे वापस करने में। और उनकी जब वो दिखाते हैं, तब पता चल जाता है कि उनमें वो भूख है सीखने की। आई मीन, इट्स अ ट्रेजेडी कि कश्मीर में अभी तक कोई ड्रामा स्कूल नहीं है, कोई प्रॉपर आर्ट स्कूल नहीं है। ये होना जरूरी है। स्पेशली आर्ट का रोल मेंटल हेल्थ के साथ बहुत कनेक्टेड है, एंड स्पेशली चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चों के साथ अगर आप काउंसलिंग करोगे, बोलोगे, वो बोर हो जाएंगे, उनको नहीं सुनना ये बोलना या व्हाटएवर, तो वो क्या बोलेंगे आपको, वो बोलना नहीं चाहते हैं, वो तो करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। तो आई थिंक आर्ट जो मटेरियल है, ड्रामा जो मटेरियल है, या स्टोरीज जो है, वो एक जरिया है उनको एक्सप्रेस करने का, और यही उनकी आज़ादी है, यही उनकी स्पेस है। आज़ादी नॉट ओनली फ्रॉम गवर्नमेंटल डिक्टेट्स एंड व्हाट नॉट, बट आज़ादी फ्रॉम पेरेंट्स, आज़ादी फ्रॉम फ्रेंड्स। वो अपनी जगह है, वो अपना एक ग्रीन रूम है, अपना एक मेंटल स्पेस है। वो कागज का टुकड़ा जहाँ पे वो पेंट कर रहे हैं, वो एक इनर स्पेस है जो खुल जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, और ये बच्चों में है कश्मीर में जो वो दिखा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत ही एक तरीके से फीलिंग आती है कि that we should explore this space even more. सर, कुछ लोग बच्चे सवाल कर रहे हैं. I think we can take one or two questions also. I don't know whether we have time or not, but actually 2 मिनट का टाइम है, तो अगर थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं, कुछ बच्चों से नहीं, basically sir, I have requested all the participants not to raise any question. If they have like questions, they can mail us, they can write to us. That's so also fine. Because there are some have personal problems, personal questions, so it would be better if anyways they need some help, support from you, from the institution. We are always there. They can write to us, they can check our Facebook page where we can provide them the contact details. So I think this is the time to wrap up this discussion right now. And I believe in one thing, जो मैंने देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, टीचर्स से, जो गार्डियंस से है उनसे, कि एक रिक्वेस्ट, सिंपल सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज्यादा नहीं है, कि इन बच्चों को अपना बचपन जीने दो। बस वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी दौलत है। जब ये बच्चे याद करते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे साथ क्या करते हैं, किस तरीके से वो हमें प्यार से
आगे बढ़ाते थे, प्यार देते थे, प्यार अपना स्पेयर टाइम करते थे। और टाइम बिताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी बच्चों को लेकर किसी पिकनिक पे जाइए, एक संडे को एक कप कॉफी इनके साथ पीजिए, इनका एक दोस्त बनिए, इनका एक हमदर्द बनिए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके बच्चे आपसे कभी दूर नहीं हो जाएंगे। आपके बच्चों को जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और मोहब्बत पाने की। और मैं इस चीज पे यकीन करता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी दौलत है, हमारा सरमाया है। सब कुछ हम करते हैं, जब भी किसी को मैं बोलता हूँ कि क्या कर रहे हैं, नहीं जी मैं अपने बच्चे के लिए ही कर रहा हूँ, इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। तो आपका वक्त, आपका समय इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको वो दे दीजिए। उसमें ऑब्वियसली जब आप अपना समय देंगे, अपना टाइम देंगे, तो मोहब्बत भी दे देंगे। तो इस चीज का मुझे यकीन है। और जो हमारी रिवायत है, जैसे आपने बोला कि हमारे बच्चों में एक एक्सेप्टेंस है, तो जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ क्लोजली काम कर रहा हूँ, उनके साथ उठता हूँ बैठता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों में काफी एक्सेप्टेंस है। इवन ये हमारे कल्चर में बसा हुआ है, टू एक्सेप्ट पीपल। ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, एक्सेप्टेंस। और उस चीज को, एक फैमिली वैल्यूज को हम बढ़ाएं कि एक्सेप्टेंस। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम में मेहनत करने की जरूरत है। एंड आई वांट टू कोट वन ऑफ द अलामा इकबाल शार, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरान से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरान से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल बहुत जरखेज मिट्टी है कश्मीर। और क्योंकि इसमें अवलिया किराम, सूफिया किराम, जो हमारे सेंट्स थे, ये थे, इन्होंने अपनी मोहब्बत को इसमें सींचा है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे इस डिस्कशन को इस वक्त, क्योंकि टाइम यहाँ पर हो गया है, तो जिस किसी भी क्वेरी है प्लीज आप बात करें हमारे साथ। हमारे ये फेसबुक पेज है, उस पर आप हमारे कांटेक्ट नंबर्स ले सकते हैं। और अपने बच्चों से बड़े मोहब्बत के साथ पेश आए और उनको अपना समय दे। और मैं मशकूर हूँ विक्रमजीत साहब आपका, कि आपने बिल्कुल, आई नो कि आपका कितना बिजी शेड्यूल है, कितना आपका बहुत इंपॉर्टेंट समय आपका ले लिया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी और शायद हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कभी एक और सेशन हमारे बच्चों के साथ आप दे देंगे। और मैं बेहद शुक्र गुजार हूँ जो पार्टिसिपेंट्स हमारे हैं, काफी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हम सब का, हमारी टीम का, जो अभी हमारे साथ बैठे हैं, स्पेशली लोपा मैम है, बिलाल सर हैं, और मिस्टर मयंक है। तो इन्होंने काफी सपोर्ट दिया इस चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Just want to say one thing, sir. Before हम लोग बच्चों को दें, I think it's so important कि हम अपने को दें। तो हम अगर अपने को नहीं देंगे तो हम बच्चों को नहीं दे पाएंगे। वो मैच्योरिटी का मतलब है रिचनेस, मच्यूरा से आता है लैटिन वर्ड। तो एक मैच्योर रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। तो हम रिस्पॉन्ड तभी करेंगे, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, रिएक्ट ना करके, जब हम रिचनेस में जाएं, अपने अंदर मैच्योरिटी, अपने अंदर रिचनेस को हम देखें। और वो रिचनेस तभी आएंगे जब हम अपने को कॉफी पिलाएं, एक अच्छी तरीके से पिकनिक पे ले जाए, अपने मन के पिकनिक पे ले जाए, यू नो, अपनी माइंड के पिकनिक में ले जाए, एक सुकून वाली जगह, अपने अंदर का अंदर की जो एक बगीचा है उसको ढूंढे, द इनर गार्डन। बिल्कुल बिकॉज जब आउटर बंद हो जाता है सर, तब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनर में जाना। एंड आई थिंक एक जेल को आप केव बना सकते हैं, अगर हम अंदर एक इबादत का जगह बना सकते हैं जब हम गार्डन के अंदर जाएंगे। तो आई थिंक वो बीइंग जो है, वो खुशहाली जो है, वो पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ हेल्प, सेल्फ डेवलपमेंट, इस पे थोड़ा काम करना जरूरी है। हम सबको जरूरी है, हम सबको जरूरत है। हम सबको जरूरी है। तो ही हम बच्चों को फिर हम आबादी की जगह पे ले जा सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सबका। थैंक यू तो सो मच। आप खुश रहें, थैंक यू एवरीवन। सलामत रहें और आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. And you can let them know that I can answer questions later on. राइट सर, राइट सर। Okay. Okay. All right, sir. All ओके। right, everyone. Bye-bye. Bye. Bye.